अब बच्चे शिक्षक के बातों को कम सुनते हैं, उनके चरित्र को ज़्यादा देखते हैं। आप अगर सिर्फ कथाकार बन के रह जाएंगे क्लास में, बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। सबसे पहले सर, बेहतरीन और ऐतिहासिक एनुअल डे मनाने के लिए हम सभी चैनल वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, 2-3 प्रश्न हमारे मन में घूम रहे थे, सोचा कि तुरंत आपकी बाइट ना लें, बाद में ही आकर के लिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक सर कि हम लोग अक्सर अब देख रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों में किसी नेता को, किसी पदाधिकारी को बुलाकर उद्घाटन करवाया जाता है, उनके वक्तव्य को, उनके लेक्चर को बच्चों को सुनाया जाता है। लेकिन पहली बार देखने को ऐसा मिला कि भारद्वाज गुरुकुल में न किसी नेता को बुलाया गया, न किसी पदाधिकारी को। जो 2-4 थे वो विद्वान लोग थे। सर, क्या कारण था सर? एक्चुअली देखिए, मैं जो सीखा हूँ अपने जीवन में अपने शिक्षकों से, 2 चीज़ जो मुझे आज बहुत हेल्प कर रहा है, वो है डिसिप्लिन और वो है पंक्चुअलिटी। नेताओं के पास या पदाधिकारियों के पास सबसे बड़ी समस्या है कि वो पंक्चुअल नहीं हो पाते हैं। ये उनके कारण नहीं है, समाज की रचना इस ढंग से है कि नेताजी चाह करके भी हर कार्यक्रम में 100 समय नहीं पहुंच पाते हैं और नेचुरली विद्यालय परेशान होता है, बच्चे परेशान होते हैं। जैसे कि 1 बजे से 5 बजे तक का अपना कार्यक्रम का समय था, अगर कोई पदाधिकारी आधा घंटा भी लेट आते हैं तो बच्चों को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये एक अजीब कंसेप्ट है अपने देश में कि 1 घंटा लेट से मतलब इंडियन टाइम से पहुँचे। मुझे इस चीज़ से नफरत है, सख्त नफरत है कि मेरे देश को कोई बोले कि 1 घंटा भारत हमेशा पीछे चलता है कि नहीं, इंडियन टाइम मीन्स कम से कम 1 घंटा लेट। और मेरे जो प्रिंसिपल सर रहे सेंट पॉल्स में, सर अभिषय, उन्होंने बस इतना ही कहा कि ज़रा सोचो कि 5 मिनट भी अगर एक डॉक्टर लेट हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आया है, वो रोगी समाप्त हो जाएगा। ट्रेन के ड्राइवर लेट हो जाए, पायलट लेट हो जाए, टीचर्स लेट हो जाएं। आप क्लास में अगर मान लीजिए 8:40 में आपका टाइम है और 8:45 डेली जाइए, तो आपकी विश्वसनीयता बच्चों के बीच में क्या रहेगी? इस कारण से ही अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक विद्यालयी कार्यक्रम है और बच्चों को आप डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी किताब से नहीं सिखा सकते, आपको खुद जीना पड़ेगा। एक चीज़ और देखिए सर कि कार्यक्रम 1 बजे का था, समय आपने निर्धारित करा था और 1:01 नहीं हुआ, 1 बजे तो 1 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया। लगभग 5 की जगह 5:30 बज गए थे ख़त्म होने में। इतना देर 5 साल 6 साल के भी बच्चे और क्लास 9-10 के भी बच्चे इतना डिसिप्लिन में कैसे रहे सर? एक बार उठे नहीं, जहाँ बैठे थे वहाँ एकदम डिसिप्लिन में सभी थे सर। सर देखिए, यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्यक्रम के दिन है। हमारे विद्यालय में जो रेगुलर रूटीन है, मेरा मानना है कि अगर आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है तो पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। शिक्षक अगर क्लास में है और बच्चे सुन नहीं रहे हैं आपको, तो फिर वो जो सीखना चाह रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे। जैसे असेंबली में हम लोग शॉर्ट असेंबली दिन में 3 बार करते हैं, उसका कारण बस वही है कि अब सारे बच्चों को मौका मिलता है, 5 to 10 खास करके 5 सेंटेंस उनको असेंबली में बोलना है और बाकी सारे बच्चे सुन रहे होते हैं और उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। और सुनने की क्षमता अगर बढ़ गई बच्चों में तो नेचुरली उनमें सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और अगला बच्चा भी बात कर रहा है तो मैं चुप हो जाता हूँ असेंबली में और अगले को बुला लेता हूँ बोलने के लिए। यह एक अनुशासन का हिस्सा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, धैर्य। अभी आप व्यापार में जाएंगे या जॉब में जाएंगे तो 10 घंटा कम से कम मेहनत करना होगा। बहुत सारे लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि जब बच्चा प्रोफेशन में आता है तो 8 घंटा दुकान पे बैठ नहीं पाता, ऑफिस में बैठ नहीं पाता। यह धैर्य आप कैसे सिखाएंगे, ज़रा ये बताएं। हो सकता है आपको 95% मार्क्स आ गए, लेकिन आपके पास धैर्य नहीं है। या तो आप जॉब में रहेंगे या व्यापार में रहेंगे और दोनों जगह धैर्य की ज़रूरत है। तो वो एक उनके डिसिप्लिन का हिस्सा है, यह तो सीखना पड़ेगा। हमारे शिक्षकों ने हम लोगों को सिखाया, मैं वही पास ऑन कर रहा हूँ अगली पीढ़ी को। एक चीज़ और देखिए सर कि अभी अधिकतर इंस्टीट्यूट जब कोई एनुअल फंक्शन या कोई कार्यक्रम करते हैं तो पश्चिमी सभ्यता, हम लोग उसको वेस्टर्न कल्चर भी कहते हैं, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं।
फिल्मी गीतों पर डांस करवाना, इस तरह का। और आपने जो चुना भारतीय कल्चर को, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर के आप बिहार तक की यात्रा बच्चों को करवाए थे सर। अच्छा राज्य था इस बार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। जी जी। सर, जम्मू ये कश्मीर राज्य नहीं कहें, अभी तो यूनियन टेरिटरी है। जी सर, ये कॉन्सेप्ट कैसे लाए? एक्चुअली शुरू के दिनों से ही है। मैं सोशल साइंस का टीचर भी हूँ और इंग्लिश का भी टीचर हूँ। तो ये सोशल साइंस में प्रैक्टिकल बहुत रेयर होता है, और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट अगर आप पूछेंगे किसी बच्चे के जीवन में तो उनको लगेगा कि ये हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना। लेकिन जब आप ये एक्टिविटीज़ कराते हैं, अभी आप उस हाउस के किसी बच्चे से पूछ लीजिए पंजाब में क्या क्या है, हिमाचल में क्या क्या है, बाय एंड लार्ज आपको जवाब मिल जाएगा। पहले तो ये, और दूसरा संस्कृति को क्यों प्रमोट करते हैं। ये जो नीति निर्धारक हैं, मैं एक एग्जाम्पल के साथ रखूँगा बात। स्विट्ज़रलैंड में अभी आप प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग लगाने के लिए जाइए, आप कहिए कि मैं 1000 करोड़ का उद्योग लगाऊंगा, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। 1000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को भी वो रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि आप प्रदूषण फैलाने उस देश में आ रहे हैं। लेकिन वो टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं, सर्विस सेक्टर को बहुत प्रमोट करते हैं। भारत में भी अगर भारत की संस्कृति का अगर फैलाव हो गया, जो शुरू हो चुका है, आप ज़रा हिसाब लगाइए ना कि आप काशी घूमने जाते हैं, आप देवघर घूमने जाते हैं, आप वैष्णो देवी घूमने जाते हैं, आप शिरडी घूमने जाते हैं, आप तिरुपति घूमने जाते हैं। मैं तो एक आंकड़ा के साथ कहूँगा, एक मैं अखबार में पढ़ रहा था कि करीब 3 लाख करोड़ का सिर्फ संस्कृति के कारण व्यवसाय है इस देश में। और 3 लाख करोड़ का व्यवसाय है तो ज़रा हिसाब लगाइए कि कितने लोगों का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है। इसको ज़रा आप और खूबसूरत बना दीजिए। तो ये तो व्यवसाय वाली बात हो गई। दूसरा, आप कहीं भी चले जाइए, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ और मेरा ससुराल भोजपुर में, और मैं वहीं जाके अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि बेगूसराय की जो भाषा है वो भोजपुर में नहीं बोली जाती है। तो हमारे ससुराल के लोग हैं वो भोजपुरी में बात करते हैं, और मुझे जवाब हिंदी में देना पड़ता है, तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, इतने जबकि घर के सदस्य हैं। तो ज़रा सोचिए, जब आप यहाँ से निकल के दूसरे संस्कृति में जाते हैं आपको कैसा लगता होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोटी के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत अपनी संस्कृति है। आप घर में जब विधि व्यवहार चल रहा होता है, शादी ब्याह जनेऊ जो भी है, ज़रा सोचिए मन में आनंद, और इसके कारण लोग कितना खर्च करते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। एक बेटी के ब्याह में या बेटे के लिए पूरे जीवन का जो उनकी जो कमाई है, किस लिए खर्च कर रहे हैं? क्योंकि संस्कृति में आनंद है। और आप डीजे पर आनंदित नहीं हो सकते, आप धूम मचा सकते हैं, मैं तो उसको दैत्य जागरण बोलता हूँ, लेकिन आप आनंदित नहीं हो सकते। आनंदित तभी होंगे जब आप अपनी भाषा के बीच में रहेंगे। जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ क्योंकि उसको ग्लोबल बनना है, लेकिन मैं अंग्रेज बनने के लिए बच्चों को कभी नहीं बोलता। आप अपनी भाषा को सम्मान दीजिए, जो भी भाषा आप बोलते हैं, अपने संस्कृति को सम्मान दीजिए। बड़े प्यार से आप समाज में कहीं जाइए तो आप रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा ये अभी विवाह का ये रस्म चल रहा है। और एक और आंकड़ा आपको दे दूं, सिर्फ संस्कृति के कारण, ये इकोनॉमिक टाइम्स में या किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि नोएडा में पिछले 15 से 20 दिन में शादी के संस्कार के कारण करीब 2500 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। अब हिसाब लगा लीजिए पूरे देश में ये जो लग्न का सीज़न होता है कि व्यवसाय का क्या लेवल रहा होगा। और आम दिनों में भी आप देख लीजिए, किसी व्यवसायी से पूछिए कि जब छठ का समय होता है तो कितनी रौनक होती है। मैं तो कहता हूँ इस देश को उत्सवों का देश बना दीजिए। ये आपको पहले ही मिला है। जब ईद का समय होता है, देखिए शॉपिंग क्या चल रहा होता है। दुर्गा पूजा का समय होता है, होली का समय होता है, आप जहाँ क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं वहाँ क्रिसमस का समय होता है। सारे दुकानदार के चेहरे पे आप रौनक देखेंगे, और ये संस्कृति के कारण है। उसको आप जितना मजबूत करेंगे, एक तो आपस में आप रिश्ता बढ़िया बना सकते हैं, और ये सब जो कल्चर चल पड़ा ना, इसको उठा के यहाँ फेंक दो, उसको उठा के यहाँ से निकाल दो, इसको किसी को यूरेशिया भेज दो, तो किसी को समंदर में भेज दो, तो किसी को इस देश में भेज दो, किसी को उस देश में भेज दो। ये जो नफरत वाले सेंटेंसेस, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को इधर उधर फेंक सकता है। रहना साथ ही है, और रहना साथ है तो इस सच्चाई को जान लें, और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है वो रहिए। नहीं तो क्रिमिनल एलिमेंट अपना काम करेगा, और जो सिविलाइज्ड है वो शांत हो जाएगा। अब जरा बताएं ना कि अभी मार्केट में रौनक गायब हो गया है, लगन खत्म हुआ और रौनक गायब है। अब जरा उनसे पूछिए, मिठाई दुकानदार हों, जितने भी लोग सर्विस दे रहे हैं, कि उनके व्यवसाय में गिरावट हुई कि नहीं। ये सब व्यवसाय क्यों चल रहा था? संस्कृति के कारण। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप इसी ज़िले में सिमरिया घाट चले जाइए, आपके उसी घाट पर NTPC का फैक्ट्री है,
उस फैक्ट्री में जितने कर्मी नहीं हैं उससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार उस घाट से मिला हुआ है। क्यों? रिफाइनरी में जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है मेरे ख्याल से 700 से 800 के बीच में है, लेकिन संस्कृति जो रोज़गार देता है आप हिसाब लगाइए। आप हर राज्य के संस्कृति को इतना फैलाव दे दीजिए और पूरा एक उत्सवी माहौल रहने दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर सेलिब्रेशन हो रहा है, जहाँ भी सेलिब्रेशन हो रहा है वो उत्सव रहने दीजिए। कल मेरे यहाँ ही सेलिब्रेशन हुआ, बच्चों का उत्सव था, इस पर तो खर्च हुआ तो पैसा कहाँ गया? बाजार में आया, बाजार का ही पैसा बाजार में आया। और जी जैसे बहुत सारे स्कूल हम लोग घूरते हैं जी और देखते हैं, लेकिन आपके स्कूल में जो डिसिप्लिन है जी, वो कैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं? अब बच्चे शिक्षक के बातों को कम सुनते हैं, उनके चरित्र को ज़्यादा देखते हैं। आप अगर सिर्फ कथाकार बन के रह जाएंगे क्लास में, बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, पेरेंट्स को भी नहीं सुनेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के साथ, अगर मैं खुद लेट उठूं और बच्चों को प्रवचन दूं कि सुबह तुमको जल्दी उठना चाहिए, मैं खुद गंदा कपड़ा पहन करके क्लास जाऊं और बच्चों को बताऊं कि यह तुमको, तो बच्चे नहीं सुनेंगे। मैं वह सारा कोशिश कर, जैसे कि पर्यावरण की बात है, मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूं नहीं और बच्चे को क्लास में जाके समझाऊं कि पेड़ लगाना चाहिए, ये बेवकूफ़ी है। और यही कारण है कि आज देश में इस कंसेप्ट पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था कि आपको खुद जीना होगा। आप अगर शिक्षक जीने लगे उस जीवन को तो नेचुरली बच्चे भी उस चीज़ को सीखते हैं। अदरवाइज आपकी बातों का असर मुझे लगता है 1 से 2 एग्जामिनेशन तक होता है, उसके बाद वो बात उनके दिमाग से गायब है। एक चीज़ और देखिए सर कि गिफ्ट के रूप में आजकल पेन, डायरी वगैरह बच्चे लोग देते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे लोग शिव प्रकाश भारद्वाज जी को कोई पौधा लेकर देते हैं सर। और यह संस्कार की बात है, संस्कार को पढ़ा नहीं जा सकता है, जिया जा सकता है। मेरा लगता है कि बच्चे जब कुछ गिफ्ट देते हैं ये उनकी कमाई नहीं है, वो अपने पेरेंट्स से पैसा लेते हैं। पर्सनली मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट एज ए होल, मुझे लगता है कि बच्चे मुझे घूस दे रहे हैं कि शिव प्रकाश सर को एक बढ़िया पेन या डायरी दे देंगे तो इंटरनल मार्क्स बढ़िया दे देंगे। मेरा इस पर विरोध है और मुझे भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ऑबलाइज हो जाता हूँ। तो बच्चों को मैं कहता हूँ मैं एक ही गिफ्ट लूँगा जो सबों के काम आता है, वो सिर्फ मेरे ही काम नहीं आता, वो है पौधा। लेकिन वह जगह ढूंढना होगा परिसर में कि पौधा लगेगा कहाँ। तो बच्चे अब बड़ा पेड़ का पौधा नहीं देते हैं, अब देते हैं कि जो गमला में लग सके, और ये अच्छी बात है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उन पौधों को लगाता हूँ। और इसका फैलाव हुआ है, इसका फैलाव ये हुआ है कि 50 रुपये का पौधा अगर आप एक लगाते हैं 20 से 25 साल में कम से कम उसका कीमत 50,000 रुपया हो जाएगा। अगर बच्चों में यह ज्ञान आ गया और जन्म लेते ही अगर आप उतना लगा देते हैं, उसके कॉलेज का फ़ी तो घर से निकल आएगा। जिनके पास भी थोड़ा ज़मीन है, आप 50 रुपये का मान लीजिए महोगनी लगा दीजिए, सागवान लगा दीजिए, बच्चा जब 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, एक एक पेड़ 50,000 का होगा। ज़रा बताइए कि आर्थिक रूप से उस पर किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? उस पर लेख लिखवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं, कॉम्पोजिशन लिखवाते हैं। इट डजंट वर्क। अगर ये काम करता देश की स्थिति नहीं होती। जितना मेहनत क्लास में किया उतना मेहनत अगर पेड़ लगवा दिए होते, उसकी सेवा करवा दी होते, और था ये गुरुकुल में होता था, हम लोग उसको भूल गए। और आज भी बहुत सारे संस्थान में, खास करके जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो शांति निकेतन है, उसमें यह कंसेप्ट है, पेड़ के नीचे ही क्लास हो रहा है। अब हिसाब लगाइए, लाखों करोड़ का क्लासरूम इस देश में बन गया, लाखों करोड़ का। कोई देश का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पक्का बिल्डिंग नहीं है विद्यालय के लिए। क्या उस क्लासरूम का यूज़ हो रहा है? गर्मी के दिनों में बैठने लायक नहीं होता। सुबह में पेड़ के नीचे क्लास हो रहा है, पंखे की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, और नेचुरल कंडीशन में आप रह रहे हो। कोविड में तो सलाह ही यही है कि खुले में पढ़ाइए। आप बंद क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, एयर कंडीशन क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, और ऊर्जा का जो आपका जो बिल बढ़ रहा था, पेरेंट्स का फ़ी बढ़ रहा था, और जबकि वो इतना ही काम आप पेड़ के नीचे कर सकते थे। इसलिए वो तो बदलना होगा, आपको हर हाल में बदलना होगा। आप लेकिन मुझे दिख रहा है कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब आया है कि फिर से बच्चों को मिट्टी में ले जाओ, ग्राउंड में ले जाओ, धूप में खिलवाओ, और कंपलसरी कर दिया गया है स्पोर्ट्स को, और कल्चर को कंपलसरी कर दिया गया। ये एक अच्छी बात है। अब लेट अस सी आगे क्या होता है। सर, कल अपने मन से बच्चों को बहुत सारे संदेश भी दिए, उनके अभिभावकों को भी दिए। जी, आज हमारे चैनल से जो आपको सुन रहे हैं, बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कुछ आपके मुख से जो सुनना चाहते होंगे नहीं सुन पाए, तो उनके लिए क्या संदेश है सर? संदेश हम अभिभावकों से मैं यही निवेदन करूँगा कि मैं भी एक पिता हूँ
और मैं भी पढ़ कर के आया हूँ। यह जो एक अजीब कंपटीशन हो गया, अपने बच्चे को आप दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। मैं पिता हूँ, मेरे 2 संतान हैं। मेरा छोटा बेटा एकेडमिकली बड़ा बेटा इतना स्मार्ट नहीं है। क्या मेरा छोटा वाला बेटा मुझे प्रिय है कि नहीं? और छोटा बेटा जो है स्पोर्ट्स में बड़ा बेटा से बहुत आगे है, पर्सनालिटी में बहुत आगे है बड़े वाले बेटे से। बड़े वाले बेटे को एकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। मैं तो दोनों को सफल मानता हूँ, मुझे दोनों प्रिय है। मैं तो दोनों भाई को कंपेयर ही नहीं करता, दोनों का अलग अलग पर्सनालिटी है। और उसमें अगर मान लीजिए आप एक और एग्जांपल देते हैं, आप 100 बीज खेत में डाल दीजिए, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 100 का 100 सब एक ही जैसा पौधा होगा? कुछ सूख भी जाएगा, कुछ छोटा रह जाएगा, कुछ बड़ा होगा। बच्चे भी उसी तरीके से हैं। पेरेंट्स और टीचर्स के चाहने से बच्चे अगर कुछ बन जाते हैं, सिर्फ चाहने से, तो कोई बच्चा बिगड़ता ही नहीं और कोई जेल में या कोई एंटी सोशल होता ही नहीं। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा उनका बच्चा बिगड़े, बच्चे तो बिगड़ रहे हैं। और सिर्फ विद्यालय को दोष देना या सिर्फ अभिभावक को दोष देना ये ठीक नहीं है। समाज में जो गंदगी है और बच्चे देख रहे हैं, और गलत चीज़ों को बच्चे तुरंत सीख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के, हम लोग गाली पढ़ना नहीं सिखाए, नशा करना नहीं सिखाए, मारपीट करना नहीं सिखाए, बाइक तेज चलाना नहीं सिखाए। और ये जितना आप नज़र आप देख लीजिए, फिर किसने सिखाया? घर और विद्यालय के बीच में कुछ तो है। तो हम सबों को सोचना होगा, और नहीं सोचेंगे तो नुकसान किसी और का नहीं होगा। सबसे जो बच्चा है वो आपका वैल्यूएबल है। और 20 से 25 साल का बच्चा जब गुजर जाता है, मान लीजिए नशा के गिरफ्त में आ गया, आपने इतना प्रेशर दे दिया कि वो पंखा से झूल जाता है। अगर पंखा से नहीं झूल जाता तो वो नशा करता है, अगर नशा नहीं करता तो अपने आप को सरेंडर कर देता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। दोषी कौन? क्योंकि आप उसको ज़बरदस्ती IITN बनाना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। अगर ज़बरदस्ती बनना होता तो सबके सब बन चुके होते। सबका अपना अपना स्वभाव है, और अपने स्वभाव से जीने दीजिए। थोड़ा नज़र रखिए, देखिए बच्चे सब अच्छे हैं, लेकिन अपना वो जो है ना ड्रीम्स ज़बरदस्ती हम लोग थोपते हैं बच्चों पे कि मैं IITN नहीं हो सका तो तुम ज़रूर हो जाओ। नहीं हो पाएंगे सफल। अगर होना होता तो ये कब का हो चुका होता। थैंक यू। हमारे चैनल को सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और कई संदेश भी हमारे समाज को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।